जिस विषय पर मैं कुछ जानकारियां आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। हम सब पृथ्वी पर रहते हैं और हमारे आसपास बहुत सारी वायु है। वायु बहुत सारी कलरलेस गैसेस का मिश्रण होती है, जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। पृथ्वी के ऊपर वायु के परत को एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में 99% गैसेस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर वायुमंडल कई 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है, परंतु लगभग 10 किलोमीटर तक ही हमारी ज्यादातर गैसेस वास करती हैं। वायुमंडल वायु के भार के कारण प्रेशर भी एक्सर्ट करता है, जिसे हम वायुदाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड्स पर वायुदाब घटता जाता है। जब भी किसी वस्तु पर या किसी अन्य वस्तु द्वारा उसके ऊपर या फिर उसके अगेंस्ट फिजिकल फोर्स एक्सर्ट होता है, तो उसे हम प्रेशर कहते हैं। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। वायु का जो दाब होता है, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि अगर कोई हम एनक्लोज्ड कंटेनर लें, तो उसकी वॉल्स पे वायु प्रेशर एक्सर्ट करती है। मूविंग एयर, उसे हम विंड कहते हैं, या फिर जो हवा है उसमें भी प्रेशर होता है, और वायुमंडल में भी वायु प्रेशर एक्सर्ट करती है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण। वायु में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये जो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मूव करते हैं। मूव करने के साथ ये अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करते हैं। जो मूविंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। अगर हम वायु के को एक बंद कंटेनर में जैसे बैलून में भर दें, तो मॉलिक्यूल्स अपने आप एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और बैलून की वॉल्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, जिससे प्रेशर उत्पन्न होगा। अगर हम एयर की क्वांटिटी को बढ़ा दें, तो मॉलिक्यूल्स और भी ज्यादा कोलाइड करेंगे और प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, बैलून। बैलून में जब हम एयर फिल करते हैं और एयर प्रेशर क्रिएट होता है, तो एयर प्रेशर की वजह से बैलून एक्सपैंड होता है और वह इन्फ्लेट हो जाता है, यानी कि फूल जाता है। इसी तरह से साइकिल की जो ट्यूब होती है, जब हम उसमें एयर फिल करते हैं, तो वो भी एक्सपैंड होता है और धीरे धीरे वो भी इन्फ्लेट हो जाता है, यानी कि फूल जाता है। फुटबॉल भी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जिसमें जब हम हवा भरते हैं तो वह एक्सपैंड होता है और फूल जाता है। इन सब गतिविधियों से पता चलता है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। किसी भी क्लोज्ड कंटेनर में जब हवा भरी होती है, तो वह प्रेशर एक्सर्ट करती है, और यह प्रेशर उसके मॉलिक्यूल्स के मोशन के कारण होता है। वायुमंडल में भारी मात्रा में वायु समाविष्ट। वायु में वजन भी होता है, और भारी वजन के कारण वह पृथ्वी पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, और पृथ्वी के हर ऑब्जेक्ट पर वायु का दाब होता है। इस दाब को हम वायु दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, परंतु जब हम हायर एल्टीट्यूड्स की तरफ बढ़ते हैं, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर घटने लगता है, क्योंकि वायु का वजन ऊंचाई पर बढ़ने के साथ घटने लगता है। वायु हर डायरेक्शन में प्रभावशाली होती है, जैसे ऊपर, नीचे, साइड में। एक और तरह का वायु दाब वायु में होता है, जब हम वायु को जब वायु मूव करने लगती है, जिसे हम
मूविंग एयर या विंड कहते हैं। जब हवा चलती है तो वह प्रेशर एक्सर्ट करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी पजेस होती है, और हमारे आसपास जब हवा नहीं चलती है, जैसे तब उस समय जो पेड़ के पत्ते होते हैं, बैनर्स होते हैं, होर्डिंग्स होती हैं, वो स्टैंडिंग स्टेट में हो जाती हैं, थोड़ा सा भी उनमें मूवमेंट नहीं होती। लेकिन जब हवा चलने लगती है तब हमारे पेड़ के पत्ते, बैनर्स, होर्डिंग, ये सब चीजें हिलने लगते हैं, जिसमें अक्सर होर्डिंग्स, बैनर्स में छोटे छोटे छेद किए जाते हैं, इसलिए कि जब हवा तेज बहती है तो हमारे होर्डिंग्स और बैनर्स डैमेज ना हो। जब हम साइकिल चलाते हैं और हवा की दिशा में जब हम साइकिल चलाते हैं तो जो ब्लोइंग विंड है वो हमारी साइकिल के ऊपर और हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है, और उस दिशा में हमारी साइकिल तेज चलने लगती है बिना ज्यादा फोर्स लगाए। यानी अगर हम कम पेडल भी मारते हैं तो भी हमारी साइकिल तेज चलती है। परंतु अगर हम हवा के विपरीत विपरीत दिशा में अगर हम साइकिल चलाएं तो हमें पेडल ज्यादा तेजी से मारने पड़ते हैं और हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इसी तरह से अगर हम किसी झील या लेक में नाव चला रहे होते हैं और अगर हम हवा के डायरेक्शन में अपनी नाव को चलाते हैं तो हमें हमारी नाव को एक अच्छी स्पीड मिलती है कम मेहनत में। और इसके विपरीत अगर हम हवा के विपरीत दिशा में बोट को चलाएं तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हमारे लिए मुश्किल होती है बोट को आगे मूव करने में। पतंग उड़ाना तो सभी को पसंद है, और पतंग भी तभी उड़ती है जब हम हवा जिस तरफ चल रही हो उस तरफ अगर हम पतंग को उड़ाएं, क्योंकि तब जो है हवा प्रेशर जो एक्सर्ट करती है उसकी वजह से हमारी पतंग ऊंचाइयों तक जाती है। लेकिन अगर हम इसके विपरीत पतंग उड़ाने की कोशिश करें, हवाओं के रुख के विपरीत, तो हमारी पतंग गिर जाती है। जब हवा सेम डायरेक्शन में बहती है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को मूव करना है, तो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट इजी हो जाती है। परंतु जब हवा विपरीत दिशा में चलती है तो वस्तु की मूवमेंट के डिफिकल्ट हो जाती है। एयर एक्सपैंड्स हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। वायु को जब हीट किया जाता है, जब वो गर्म होती है तो वो एक्सपैंड होती है और वो ज्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। जो हमारी ठंडी हवा होती है वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करती है और वो सिकुड़ती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम इस गतिविधि से चाहे तो कर सकते हैं कि अगर हम एक बॉइलिंग ट्यूब लें और उसके ऊपर एक बैलून को अच्छे से फिक्स कर दें, तो अगर वो रूम टेम्परेचर पर हम रखेंगे तो बैलून जो है कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा, सिकुड़ा ही रहेगा। लेकिन अगर हम उस बॉइलिंग ट्यूब को गर्म पानी में रख दें थोड़ी देर के लिए, तो गर्म पानी की वजह से बॉइलिंग ट्यूब के अंदर की जो एयर होगी वो हीट होगी, और उसके हीट होने की वजह से हमारा जो बैलून है वो एक्सपैंड हो जाएगा। क्योंकि जब हवा गर्म होगी तो हवा जो है एक्सपैंड होगी, जिसकी वजह से हमारा बैलून फूलने लगेगा। विंड की जो स्पीड है और विंड की डायरेक्शन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे विंड स्टॉर्म्स में। इसलिए थंडर स्टॉर्म्स जैसे हैं, साइक्लोन्स हैं, टोर्नाडोज हैं, इनके हानि से बचने के लिए विंड की स्पीड और डायरेक्शन को समय समय पर मेजर करना बहुत जरूरी है। विंड स्पीड को एनीमोमीटर से नापा जाता है और विंड की डायरेक्शन को विंड वेन से ज्ञात किया जा सकता है। हाई स्पीड विंड्स हानिकारक
हो सकती हैं। तेज और तूफानी हवाएं जान माल की हानि भी पहुंचाती हैं, जैसे थंडर स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स आदि। इस वजह से हमें अगर समय पर जानकारी मिल जाए कि विंड की स्पीड कितनी है और विंड की डायरेक्शन क्या है, तो हम बचाव के उचित प्रबंध कर सकते हैं। थंडरस्टॉर्म यानी गरजने वाला तूफान। कई बार स्टॉर्म्स अपने साथ भारी वर्षा भी लाते हैं। वर्षा के साथ बादलों की गरजने की आवाज भी आती है और बिजली भी चमकती है। थंडर यानी गर्जन, लाइटनिंग यानी बिजली का चमकना, दोनों साथ में थंडरस्टॉर्म कहलाते हैं। कभी कभी थंडरस्टॉर्म पानी के साथ हेल यानी कि ओले भी बरसाते हैं। वायुमंडल में थंडरस्टॉर्म्स काले घने बादलों में लो एल्टीट्यूड पर बनते हैं और ये गर्म और आर्द्र ट्रॉपिकल एरियाज में डेवलप होते हैं। सूर्य पृथ्वी को ताप देता है और पृथ्वी की ताप से वायु गर्म होती है। गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो वह लो प्रेशर एक्सर्ट करती है, और जो लो प्रेशर एक्सर्ट जब करती है तो वहां की जो वैकेंट स्पेस है उसको भरने के लिए ठंडी वायु उस एरिया को कवर करती है। जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो अपनी ऊष्मा को वायुमंडल के ऊपरी परतों में ट्रांसफर कर देती है। इस राइजिंग एयर में जो वाटर वेपर होता है वह ठंडा होकर कंडेंस होकर बादल बनाता है। यह बादल अपवर्ड एरिया में ग्रो करते हैं, जहां पर टेम्परेचर लगभग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जहां कुछ वाटर वेपर्स पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ आइस पार्टिकल्स में नीचे की तरफ ड्रिफ्ट होने लगते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और आइस पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है। इस वजह से बादल को का ऊपरी भाग पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और निचला भाग उसका नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। जब अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगता है, जिससे इलेक्ट्रिक स्पार्क पैदा होता है और इसे ही हम लाइटनिंग कहते हैं, यानी कि बिजली का चमकना। लाइटनिंग के स्पार्क से आसपास में एयर बहुत गर्म हो जाती है। एक्सट्रीमली हॉट एयर एक्सपैंड होती है, जिससे एक्सप्लोड होकर तेज आवाज निकलती है, जिसे हम थंडर कहते हैं या गरजना कहते हैं। इस तरह से थंडर स्टॉर्म तेज हवाएं, गर्जना, लाइटनिंग और भारी वर्षा ले आती हैं। हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। इसके साथ बड़ी ही दिलचस्प बात है कि गर्म वायु हल्की होती है ठंडी वायु की अपेक्षा, और इसलिए गर्म हवा ऊपर की तरफ उठने लगती है। हल्की होने के कारण यह हॉट एयर बैलून्स को लॉन्च करने में काम आता है। आइए अब जानते हैं कि हवा का प्रोडक्शन किस तरह से होता है। हमने वायु के बारे में कई खास बातें जानी। विंड यानी हवा। जब तो पृथ्वी के दो भागों में एयर प्रेशर में अंतर होता है तो यह अंतर है, इसी अंतर पर डिपेंड करता है कि हमारी हवा किस तरह से प्रोड्यूस होगी। हाई एयर प्रेशर के भाग से लो एयर प्रेशर के भाग की तरफ एयर मूव करता है। एयर प्रेशर में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही तेज हवा होगी। इस तरह से हवा की स्पीड डिपेंड करती है दो भागों के एयर प्रेशर के अंतर पर। पृथ्वी के अलग अलग भागों पर एक जैसा ताप नहीं होता। कोई भाग ठंडा तो कोई गर्म होता है। अर्थ के इक्वेटर की सूर्य से सबसे कम दूरी है और इसलिए यहाँ सूर्य का मैक्सिमम हीट मिलता है।
ये जगह बहुत गर्म है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, सूर्य के ताप की मात्रा कम होती जाती है। पृथ्वी पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ध्रुवों की दूरी सूर्य से सबसे अधिक है। इन्हें सबसे कम ताप मिलता है और सूर्य इसलिए यह बहुत अधिक ठंडे भाग हैं। यहाँ विंड यानी हवा अनइवन हीटिंग के कारण उत्पन्न होती है। अनइवन इवन हीटिंग हमारी पृथ्वी पर दो सिचुएशंस में होती है। पहली सिचुएशन ये है कि जब इक्वेटर और पोल्स इन दोनों के बीच में अनइवन हीटिंग होती है, और दूसरा जो हमारा पृथ्वी का जमीनी भाग है और जो हमारा ओशन है, उन दोनों के बीच में अनइवन हीटिंग। इक्वेटर और पोल्स ये भाग जो है, इक्वेटर इक्वेटर और पोल्स के भाग जब हम देखते हैं तो इक्वेटर पर सबसे ज्यादा तेज सूर्य की किरणें पड़ती हैं और यह भाग सबसे ज्यादा गर्म होता है। जब हम पोल्स की बात करते हैं तो वहां सूर्य की किरणें बहुत देरी से पहुंचती हैं, क्योंकि इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा अधिक दूर है सूर्य से। तो यहाँ पर यहाँ का जो एनवायरमेंट है बहुत ठंडा होता है। तो इक्वेटर पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये अत्यधिक गर्म पृथ्वी होने के कारण इसके ऊपर का जो वायु है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और गर्म हवा ऊपर की तरफ उठने लगती है। जब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठने लगती है तो नीचे जो है लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। इस लो प्रेशर एरिया में लगभग 30 डिग्री लैटिट्यूड से हवाएं जो कंपैरेटिवली ठंडी होती हैं वो आकर के इस स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं। और इस तरह से क्योंकि 30 डिग्री लैटिट्यूड दोनों साइड से, इक्वेटर के दोनों साइड जो 30 डिग्री लैटिट्यूड है वहां से वो हवाएं आती हैं और इस स्पेस को भरने का काम करती हैं। इस तरह से नॉर्थ और साउथ दोनों ही तरफ से हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से 60 डिग्री लैटिट्यूड पे जो पृथ्वी की गर्माहट होती है वो पोल्स के कंपैरेटिवली गर्म होती है। यहाँ पर भी गर्म हवाएं ऊपर की तरफ राइज होने लगती हैं तो पोल्स की तरफ से जो ठंडी हवाएं होती हैं वो आके लो प्रेशर एरिया को ऑक्यूपाई करती हैं और इस तरह से नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से हवाएं चलने लगती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये हवाएं चलती हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इनका डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ ही हो, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है अपनी एक्सिस के ऊपर ये भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है हवाओं के डायरेक्शन को। अभी अभी हमने थंडर स्टॉर्म्स सॉरी दूसरा जो हमारा कारण है वो है हमारे वायु, जमीन और समुद्र में पानी की अनइवन हीटिंग। गर्मी के दिनों में इक्वेटर पर जमीन तेजी से गर्म होती है समुद्र पर जो पानी है उसकी सतह के मुकाबले, और जमीन का टेम्परेचर हाई होता है समुद्र की अपेक्षा। एयर जो लैंड पर होती है गर्म होकर राइज होती है लो प्रेशर एरिया को क्रिएट करते हुए, जिसे फिल करती है समुद्र से आने वाली ठंडी वायु। इसमें समुद्र से जमीन की तरफ हवाएं बहने लगती हैं और इन हवाओं को जो समुद्र से जमीन की तरफ बहती हैं इन्हें मॉनसून कहती हैं। मॉनसून अपने साथ में समुद्र पर जो पानी है उसके वाटर ड्रॉपलेट्स भी साथ में लेकर के चलती हैं, जो वाटर वेपर्स के रूप में होती हैं। ये वाटर वेपर्स जब राइज होती हैं तो ऊपर कंडेंस होकर के क्लाउड्स की फॉर्मेशन करती हैं और इसकी वजह से भारी वर्षा होती है। जो हमारे थंडर स्टॉर्म्स होते हैं
ये हानिकारक भी हो सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है। जैसे कि जब थंडरस्टॉर्म्स हों, तो हमें खिड़की के पास नहीं बैठना चाहिए, मेटल शेड्स को अवॉइड करना चाहिए, गैरेज, स्टोरेज शेड्स, इन सब को हमें शेल्टर के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जो हमारे ट्रीज होते हैं, अगर वो आइसोलेटेड हैं और बहुत ऊंचे हैं, तो उनके नीचे भी बैठने से अवॉइड करना चाहिए। छाता का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि छाता में जो मेटालिक एंड होता है वो हार्म कर सकता है। और स्विमिंग पूल, बीच, जहां पर पानी का एरिया हो, उससे हमें दूर रहना चाहिए। तीसरी तरह की हवाएं हैं साइक्लोन्स, जिन्हें हम चक्रवात या बवंडर भी कहते हैं। साइक्लोन्स जो हैं, ये बहुत ही खतरनाक हवा का रूप होते हैं। इट इज a huge revolving storm caused by very high speed winds blowing around a central area of very low pressure in the atmosphere. साइक्लोन गर्म समुद्री पानी के ऊपर बनता है और इसकी ऊंचाई 10 से 15 किलोमीटर तक होती है। अर्थ की जो रोटेशन है, उससे जो फोर्स एक्सर्ट होता है, उसकी वजह से ये तेज रफ्तार से घूमता है। इसके सेंटर में लो प्रेशर एयर का एरिया होता है, जिसे आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन की आई का डायामीटर 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। आई के आसपास के क्लोज्ड जो क्लाउड का जो रीजन है, वो लगभग 150 किलोमीटर तक की साइज का होता है और इसकी जो गति होती है वो 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इसलिए साइक्लोन्स बहुत ही हाई स्पीड विंड होने की वजह से खतरनाक सिद्ध होते हैं। साइक्लोन की डेवलपमेंट में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, रोटेशन ऑफ अर्थ, इन सब का योगदान होता है। गर्मियों के मौसम में इक्वेटर के पास समुद्र के गर्म पानी से मॉइस्ट एयर गर्म होकर ऊपर उठती है और एक लो प्रेशर एरिया बनाते हैं, जिसे में कूल एयर जिसको कूल एयर फिल करते। जब गर्म और मॉइस्ट एयर वायुमंडल में ऊपर बहती है, तो वहां वह ठंडी होती है और उसमें जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, वो कंडेंस होकर बादलों का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में बहुत सारी हीट रिलीज होती है। यह प्रेशर हॉट एयर के ऊपर राइज होने राइज होने से और वाटर वेपर्स के जो थिक क्लाउड्स बनते हैं, इसकी प्रोसेस जो है बार बार रिपीट होती है। और इस तरह से जब ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है, तो जो क्लाउडी एरिया होता है वो कई किलोमीटर्स बड़ा हो जाता है। और जब कांस्टेंट रोटेशन ऑफ अर्थ अपनी एक्सिस पर लगातार फोर्स एक्सर्ट करता है, तो इसकी वजह से जो हमारा वो क्लाउड बना हुआ है, वो स्पाइरल वे में रोटेट करने लगता है और तेज हवाएं जनरेट होती। इस तरह से साइक्लोन फॉर्म होकर समुद्र के सतह पर मूव करने लगता है। जब साइक्लोन समुद्र की सतह को छोड़ करके जब पृथ्वी के ऊपर आता है, तो उसकी स्पीड घट जाती है और धीरे धीरे वो साइक्लोन खत्म हो जाता है। क्योंकि जब वो समुद्र की सतह पर होता है, तो जो ऊष्मा उसको मिल रही होती है और ऊष्मा के साथ में ही जो उसको मॉइस्चर मिल रहा होता है, वो मिलना बंद हो जाता है जब वो जमीन पर आ जाता है। तो इस वजह से उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है और धीरे धीरे उस साइक्लोन का एंड हो जाता है। विश्व के अलग अलग स्थानों पर
साइक्लोन्स के अलग अलग नाम दिए गए, जैसे कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इसे हरिकेन कहा जाता है, जापान और फिलीपींस में इसे टाइफून कहा जाता है। कोस्टल एरियाज में साइक्लोन से 3 तरह के नुकसान होते हैं, क्योंकि साइक्लोन में जो हवा है उसकी स्पीड भी हाई होती है, इसके साथ ही हैवी फ्लड्स भी आते हैं। तो इस तरह से जब साइक्लोन्स हमारे पृथ्वी के एरिया में जब प्रवेश करते हैं तो बहुत जन और जीवन दोनों को हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि पेड़ उखड़ जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स, टेलीफोन पोल्स, व्हीकल्स, हाउसेस, ये सब डैमेज होने के साथ में ही लाइफ और प्रॉपर्टी का भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए पुराने समय में लगभग 100 साल पहले हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन आज की सिचुएशन अलग है। सैटेलाइट्स और रडार के द्वारा अब हम साइक्लोन अलर्ट 48 घंटे पहले इशू हो जाता है और एक्सपेक्टेड स्टॉर्म के बारे में लगभग 24 घंटे पहले हमें वार्निंग मिल जाती है। इस समय में लोग लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बचाने के लिए यूजफुल स्टेप्स ले सकते हैं और सुरक्षित जगहों पर जाकर के लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो आज हमने जाना विंड्स के बारे में, स्टॉर्म्स के बारे में और साइक्लोन्स के बारे में। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक और तरह की हवाएं चलती हैं जिसे टॉर्नेडोज कहा जाता है। ये हवाएं भी काफी खतरनाक होती हैं और पृथ्वी से सीधे आकाश की तरफ इनका रुख होता है। लगभग 10-20 किलोमीटर ये ऊंचाई तक जाती है और ये जो मकानों की रूफ होती है उनको भी नुकसान पहुंचाती। तो हवाएं जहां हमें शीतलता प्रदान करती, वहीं पर अगर इनका रुख विपरीत हो तो ये जान माल दोनों को नुकसान पहुंचाती। इसलिए हमें आज की टेक्नोलॉजी का फायदा उठा करके इनके बारे में समय समय पर जानकारी लेते रहना चाहिए। इनके रुख के बारे में हमें जानते रहना चाहिए, जिससे हम अपने जनजीवन को अच्छा और क्या बोलते हैं, यूजफुल बना सके। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद।